So today's topic is biodiversity and balance of nature के जो आपके डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी है वो नेचर में कैसे बैलेंस क्रिएट करती है, क्योंकि सबने तमाम ऑर्गेनिजम्स में मिलके एक साथ रहना है। तो वो आपस में किस तरह के जो है वो अडाप्टेशंस लेकर आते हैं अपने अंदर, किस तरह के रिलेशनशिप्स कायम करती है कि वो मिलकर वहाँ पर सरवाइव कर सके और चल सके। तो दूसरे अल्फाजों में ये बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस कहलाएगा कि वो कैसे नेचर में अपने आप को बैलेंस करती है, और दूसरी तरफ ये नेचर का अपना बैलेंस है कि नेचर अपने आप को कैसे लेके चल रहा है, इन तमाम ऑर्गेनिज्म को कैसे लेके चल रहा है। एक इकोसिस्टम या एक बायो तमाम ऑर्गेनिजम्स को किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है। तो इन फैसिलिटेशन के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका रोल होता है। तो वो देखें थोड़ा सा। ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिक लेवल्स आप पढ़ चुके हैं हमारे पिछले किसी लेक्चर में, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, और जो है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम में ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर दूसरी स्पीशीज का इन्हिसार हो, ठीक है, और अगर वो जिसके ऊपर इन्हिसार है वो ही स्पीशीज ख़त्म हो जाए तो बाकी जो इनके ऊपर मुनहसिर स्पीशीज़ हैं, डिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं, वो जो है वो फिर सरवाइव नहीं कर पाती उस तरह से, ठीक है। ये ग्रो नहीं कर, अगर सरवाइव कर रही हैं तो फिर उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही हो, तो मुश्किलात का सामना होता है। एंड इन सम केसेस वो कोप नहीं कर पाती हैं एंड इवेंचुअली दे बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है, उनके ऊपर कौन मुनहसिर होता है? डेयर। आपका हिरन जो है वो प्लांट से मुनहसर होता है और लाइन जो है वो डेयर से मुनहसर होता है। ये एक टिपिकल फूड चेन है, ठीक है, ये एक आराम से सादा सी फूड चेन है। अगेन दिस इज अ फूड चेन। अगर डेयर नहीं होंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो डेयर नहीं होंगे, ठीक है। डेयर नहीं होंगे तो लाइन नहीं होंगे, ठीक है। अब ये नहीं कह रही मैं कि बिल्कुल नहीं होंगे। लाइन जो है वो डेयर की बजाय किसी और को भी कर सकते हैं कंज्यूम, मगर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट गज़ा है लाइन के लिए वो डेयर। अब अगर वो उन्हें ना मिले तो फिर लाइन स्विच तो कर जाएगा। तो ये कैसे, अगर एक सिंपल फूड चेन होती तो इस फूड चेन में आपका जो सुपर कंज्यूमर है लाइन जो है वो मर जाता, वो नहीं सरवाइव कर पाता। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक फूड वेब है, पूरा फूड चेन नहीं, फूड वेब है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यहाँ पर, जिसकी वजह से लाइन ने जो है वो सरवाइव कर लिया इन केस अगर डेयर अवेलेबल नहीं। ये सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है? एक फैक्टर है। नेचर इस फैक्टर को नरिश करता है ताकि नेचर में लाइन अपनी बका कायम कर सके, ठीक है। तो ये नेचर का एक फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम या कॉम्प्लेक्स फूड वेब, जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बैलेंस में रहती है, ख़त्म नहीं हो जाती एकदम से। ओके, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम क्या है? इन अ कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम हैविंग सेवरल ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, लॉस ऑफ वन और मोर स्पीशीज डू नॉट कॉज एनी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज द अल्टरनेटिव आर अवेलेबल, राइट? alternatives are there, so line can switch from there to something else, और उसके ऊपर वो गुजारा कर सकता है। कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं? लॉस और एडिशन ऑफ स्पीशीज कॉज detectable changes in ecosystem rates, that is species make unique contribution to ecosystem functioning. Keystone species on the other hand are very important, ठीक है। ये कोई आम स्पीशी नहीं है, ये कीस्टोन स्पीशी है। इनके ऊपर जो मुनहसर करते हैं वो सिर्फ इन्हीं पर मुनहसर करते हैं, इसके अलावा वो किसी और पर मुनहसर नहीं कर पाएंगे, और इवेंचुअली वहाँ का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा अगर इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीशीज तबाह हो जाती है।
इसमें मिसाल आप ऐसे ले लें कि कोई ग्रासलैंड बायोम है, ठीक है, ग्रासलैंड है, और ग्रासलैंड बायोम की जो बका है वो किस तरह चलेगा, उसका जो मेन रकम क्या है ग्रासलैंड में, ग्रासेस, ठीक है, उसके ऊपर पूरी फूड चेन चलनी है, पूरा पिरामिड उसके ऊपर बनना है। सारे ट्रॉपिक लेवल बाद में आएंगे, पहले जो है वो प्रोड्यूसर्स का आएगा, एंड प्रोड्यूसर्स आर ग्रासेस। अब अगर ऐसा हो कि वहाँ पर घास ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो क्या वहाँ पर फिर कोई और ऑर्गेनिज्म बाकी बच सकता है? नहीं बच सकता, क्योंकि वहाँ है ही एक ही सोर्स है, ग्रासेस है। दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि है ही वो ग्रास लैंड, है ही बायोम ग्रासेस का, वहाँ खाई ही घास जाती है, और तमाम जो है वहाँ के प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, वो सब ग्रास पे डिपेंडेंट है। तो ग्रास एज अ कीस्टोन स्पीशीज, वो अगर चली जाएगी तो फिर वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो मुतासर होगा। ठीक है, एक और फैक्टर है जिसके जिसके ज़रिए इको नेचर अपने अंदर बैलेंस कायम रखता है, इट्स कॉल्ड नेच कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंस अमंग स्पीशीज इन देयर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज विल कॉज कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन सो दैट स्पीशीज कुड ऑब्टेन मोर रिसोर्सेज, या फिर इसे कह लें रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट इन विच को एग्जिस्टिंग स्पीशीज कैन ओवरलैप इन फंडामेंटल इंचेस ड्यू टू यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। निच कॉम्प्लीमेंटैरिटी में नेचर अलाउ करती है उसके ऑर्गेनिज्म को कि आप अपने जो है वो रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस लेकर आएँ, ठीक है। अगर किसी को पानी चाहिए ज़्यादा, तो कोई जो है वो बर्फ़ पर गुजारा कर ले, अगर किसी को ग्रास चाहिए तो कोई हर्ब पर गुजारा कर ले, किसी को ख़ास किस्म की एक ख़ास स्पीशी की ग्रास चाहिए तो दूसरा कोई और स्पीशी पे जो है वो इत्तेफाक कर ले। तो इस तरह क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है एक ही निश में, और वो फिर कोएग्जिस्ट कर जाती हैं। तो इसलिए जो है हमारे पास नेचर में जितनी बायोडाइवर्सिटी है, उनमें ये कुदरती एक कोशिश की गई है कि उन तमाम की रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट हो, ताकि जो है वो कहत साली ना हो जाए, सभी लोग एक ही रिसोर्स के ऊपर हावी होकर उसको ख़त्म ना कर दें, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर है या प्रोसेस कह लें नेचर का, जिसकी बदौलत जो है वो बैलेंस कायम रहता है, इट्स कॉल्ड फैसिलिटेशन एंड म्यूचुअलिज्म। फैसिलिटेशन को देखें तो पहले पढ़ लें, प्लांट्स में ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम देयर नेबर्स थ्रू एनहांसमेंट ऑफ द फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। म्यूचुअलिज्म आर रेसिप्रोकली पॉजिटिव इंटरेक्शंस बिटवीन पेयर्स ऑफ स्पीशीज। म्यूचुअलिज्म का आपको पता होगा कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो स्पीशीज के दरमियान का ये ताल्लुक है जिसके अंदर दोनों स्पीशीज एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रही होती है, ठीक है, और मतलब दोनों स्पीशीज एक दूसरे से कुछ हासिल कर रही होती है और इन टर्न कुछ फ़ायदा भी पहुंचा रही होती है, तो इसे हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं, रेसिप्रोकली पॉजिटिव इंटरेक्शन है। फैसिलिटेशन में क्या होता है कि facilitation has been defined as an interaction in which the presence of one species, गौर से सुनिएगा, presence of one species alters the environment in a way that enhances growth, survival और reproduction of a second neighboring species। इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज है वो इन्वायरमेंट में कुछ रद्दोबदल बेटरमेंट कर लेती है, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस कर लेती है, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा इन्हेंस कर लेती है, किसी भी तरह से कर सकती है। उसके नतीजे में क्या होता है, दूसरी स्पीशी को उसका फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत मशहूर प्रोसेस है, यू नो दैट वेरी वेल, कि उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स की मदद से जो है वो वहाँ का थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होता है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके बैक्टीरिया दे देते हैं, वो कुछ नहीं, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, वो तो अपने ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन नतीजतन क्या होता है कि इसका फ़ायदा प्लांट्स को पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंट की जो
अनअवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन है उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो जो है उसको फिक्स कौन करके देता है, उनको बैक्टीरिया फिक्स करके देते हैं। Portfolio effect. Species richness increases the temporal stability of the entire community when the biomass is stable. Portfolio effect is nothing. ये सिर्फ ये है कि वक्त के साथ साथ किसी भी इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी विद टाइम टेम्पोरल स्टेबिलिटी आती जाती है। वहाँ की स्पीशीज रिचनेस, जितनी ज़्यादा स्पीशीज वहाँ की बढ़ती जाएगी, डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, वो जगह इतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी, और फिर क्या होगा, ये पोर्टफोलियो इफेक्ट कहलाता है, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग इफेक्ट भी कहलाता है। इसमें ये होगा कि वक्त के साथ साथ वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं, प्लांट कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली, वो क्या करेंगी, वहाँ पर मजबूत होती चली जाएंगी, उनकी रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, उनकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर क्या होगा, तमाम की तमाम इकट्ठा ही जो है वो मजबूत शो होंगी, और उनके ऊपर इन्वायरमेंट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो फिर उस हिसाब से कम होते चले जाएंगे। अमेज़न, ठीक है, रेन फॉरेस्ट, अब वहाँ पर इतनी सारी स्पीशीज हैं, इतना कुछ है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बन गया है, इतनी आसानी से जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। अमेज़न के ऊपर अगर कोई तबाही आती है तो वो तबाही थोड़े टाइम में वो उसको रिकवर कर लेंगे और वो फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बरस कोई एक बिल्कुल ही छोटा मोटा सा पॉन्ड ले लें, जहाँ पर ना इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ना वो इतना पुराना है, एक नया नया सा पॉन्ड है, इतना बड़ा भी नहीं है, स्पीशीज रिचनेस भी कम है, तो वो जो है वल्नरेबल होता है, वो जल्दी ख़त्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है, पॉल्यूट हो सकता है, वहाँ की डाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है, वहाँ जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, वो किल हो सकते हैं ईजिली एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि स्पीशीज रिच्ड इन्वायरमेंट के। सेम एज इंश्योरेंस हाइपोथेसिस भी इसी तरह है, बायोडाइवर्सिटी बफर्स इकोसिस्टम अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। ये वही बात है कि बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी में हमेशा कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग मजबूत प्लांट्स होते हैं, कुछ वीक होते हैं, लेकिन जब ग्रेटर स्केल पर देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वाले बायोडाइवर्सिटी है वो वीक वालों को अपनी जो है वो शेल्टर में ले लेती है, और उनकी भी प्रोटेक्शन, उन बड़ों की वजह से छोटों की भी प्रोटेक्शन हो जाती है अगेंस्ट एनी एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस हाइपोथेसिस, डाइवर्सिटी ensures ecosystems against declines in their functioning because many species provide greater guarantees. Many species provide greater guarantees that some will maintain functioning if even if others fail. ठीक है, यहाँ वही बात है, जो स्ट्रॉन्ग है वो ये उनके नज़दीक, चाहे अगर वहाँ कोई डिज़ास्टर भी हो जाता है या रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं मिल रही, तब भी जो स्ट्रॉन्गर बायोडाइवर्सिटी है, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फंक्शन करेंगे। तो अगर वो फंक्शन करेंगे तो इकोसिस्टम चलता रहेगा। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के ये हमने तो डिस्कस किया था, देयर आर सर्टेन इन सिचु एंड देयर आर सर्टेन एक्स सिचु प्रोसेसेस जिनके ज़रिए आप जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं। एक्सएचओ में हम जो है वो उन्हें उनके जो हैबिटाट है वहाँ से निकाल कर कहीं और लेकर जा रहे होते हैं, अपनी जगह से हटाकर कहीं और कर रहे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट या उनकी कंजर्वेशन, तो एक्सएचओ कहलाते हैं। इनमें आपके होम गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, वी हैव डिस्कस्ड दिस, राइट। एंड क्रायो प्रिजर्वेशन यानी बर्फ में उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन है, एक्वेरिया है, ये तमाम एक्स सिचू में आते हैं। इन सिचू में आप लेक्स बनाते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो भी है आपके इन सिचू में आते हैं, यानी जहाँ ऑर्गेनिज्म इनिशियली मौजूद है वहीं पर आप बाउंड्री खींचकर उसी जगह को प्रोटेक्टेड करते हैं, और इस तरह से आपकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाती है। अच्छा, ये जब फॉर रेफरेंस, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग एक डेटा है,
इंडिया का टेबुलर फॉर्म में मिल गया है, तो इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फ्रेश वाटर फिश। नंबर ऑफ इंडियन स्पीशीज कितनी है, मैमल्स कितने हैं इनके पास, 386। परसेंटेज ऑफ इंडियन स्पीशीज एवेलुएटेड कितना है, 59% इसका इसके ऊपर काम किया हुआ है। 59% जो इन्होंने काम किया है, उसमें से 41% ऑफ मैमल्स आर थ्रेटेंड इन इंडिया। थ्रेटेंड, वल्नरेबल वगैरह हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले स्लाइड्स में, तो वो देख लीजिएगा। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये इनकी परसेंटेज है कि कितने थ्रेटेंड है। फ्रेश वाटर फिश सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है, 70%। अच्छा, मेरे ख्याल में कन्वेंशन से भी हम बात कर चुके हैं कि इन्वायरमेंट के हवाले से ग्लोबली मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशन होते हैं, ट्रिटीज़ होती है, समिट्स होते हैं, जिसमें जो है वो इन्वायरमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अहद मुआहदे किए जाते हैं कि हम जो है वो इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे एंड सो ऑन। So the first convention on biodiversity organized at Rio de Janeiro, capital of Brazil, from June 5 to 16, 1992. It was called as United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, और इसे Rio Summit भी कहते हैं। To maintain ecological balance and enrich biodiversity के ऊपर ये पहली कन्वेंशन थी, 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन सब ने जो है वो इसके ऊपर साइन किया था कि विल कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। जो सेकंड कन्वेंशन थी वो जोहान्सबर्ग 2002 में हुई थी, ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD, where the biodiversity and sustainable ecosystem management was the issue. इसके अलावा द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी इन रिलेशन टू फूड एंड ह्यूमन सिक्योरिटी इन अ वार्मिंग प्लानेट 15 से 17 फरवरी 2010 चेन्नई में हुई थी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अगेन एक जो दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो 3 to 5 जून 2010 एट द लेक श्रीनगर कश्मीर। 2010 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा गया था। बायोडाइवर्सिटी इज लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी इज आवर लाइफ। स्टूडेंट्स, हम जो है वो अच्छी तरह इन्वायरमेंटलिस्ट ये बात जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़रूरी है। एक छोटे से छोटा कीड़ा जिसकी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं है, मगर एनवायरनमेंट में उसकी भी हैसियत है, एनवायरनमेंट में उसका भी अपना हिस्सा है, अर्थ पर उसका भी कोई किरदार है। और अभी जो जिस शक्ल में आपको जो चीज़ मिल रही है, यानी जैसी एयर आपको मिल रही है, आपको जैसा पानी मिल रहा है, जो जैसा खाना मिल रहा है, वो तमाम चीज़ों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीशीज़ का ताल्लुक है। कभी नज़र आ जाता है, कभी हमें नज़र नहीं आता। स्टूडेंट्स, आज जो पानी आप पी रहे हैं, पॉसिबल है कि ये पानी जो है करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर ने पिया हो, ठीक है, करोड़ों साल पहले किसी और, उससे भी पीछे पीछे चले जाएं तो किसी ट्राइबल लाइफ ने पिया हो, ठीक है, यू नेवर नो। क्योंकि जो है एनवायरनमेंट में तो वाटर साइकिल, पानी तो उतना ही है ना, वही साइकिल हो रहा है, बार बार वही रिसाइकिल होता जा रहा है, तो अगेन वो एनवायरनमेंट में उसी शक्ल में आ जाता है। तो हर स्पीशीज़ का आपसे ताल्लुक है, इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट भी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हमें सबको जो है वो इसे बचाने की कोशिश करनी, बचा नहीं सकते तो एटलीस्ट इनको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा ना करें, ठीक है। Biodiversity is our life. If the biodiversity got lost at this rate, then in near future the survival of human will be threatened. ठीक है, यही बात अभी हम कर रहे हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई तो इन द फ्यूचर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा।
So it's our moral duty to conserve biodiversity as well as environment. Long-term maintenance of a species and their management requires cooperative efforts across entire landscapes. Biodiversity should be dealt with the scale of habitats or ecosystem rather than at species level. Biodiversity को बजाय इसके कि जो है वो एक एक स्पीशीज को बचाया जाए, कोशिश की जाए कि पूरे पूरे हैबिटाट पूरे पूरे बायोम्स बचाए जाएं. ये गवर्नमेंट लेवल की बात हो रही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखें हम तो हमसे जितना हो सकता है हमें उतना करना चाहिए. बायोडाइवर्सिटी फॉर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज 22 मई. ठीक है, 2010 तो वॉज अ ईयर, पूरे ईयर को मुख्तस कर दिया गया था बायोडाइवर्सिटी के नाम पर. बट हर साल जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है वो 22 ऑफ मई को मनाया जाता है.